आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की ऐसी कहानी बहन भाई के प्यार की, जिसको सुनने के बाद आप भी सलाम करेंगे उस भाई को जिसने अपनी बहन को कोठे से रक्षाबंधन के पर्व से 6 दिन पहले आज़ाद कराया। आखिर वो बहन कोठे पर कैसे पहुंची और उस भाई ने अपनी बहन को कैसे कोठे से आज़ाद कराया। बहुत सारे सवाल और जवाब, बस एक कि आप कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। एक लड़की जिसकी उम्र 22 साल एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करती थी और उसे जॉब मिलता है दिल्ली में अच्छी जॉब का। वह अपने शहर से निकलती है, दिल्ली का रुख करती है और वहीं पर इंटरव्यू देती है। और इंटरव्यू के दौरान एक चपरासी उसके पास आता है, कहता है कि मैम साहब आप क्या पियेंगी, चाय या कॉफ़ी। तो लड़की कहती है भैया आप जो चीज़ अच्छी बनाते हो वह लेकर आ जाइए। 5 मिनट बीते ही थे, वह चपरासी उस लड़की के पास चाय लेकर आता है। वह लड़की चाय पीती है और सोफे में लेट जाती है, क्योंकि चाय की पीने के बाद उसको ऐसा लग रहा था कि उसको नशा जैसा चढ़ रहा है। अब उस 15 घंटे बीत चुके थे और उसकी आंख खुलती है, देखती है कि एक आलीशान कमरे में वह लेटी है और उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं है। और उसके बगल में लेटा हुआ शख्स जो कि बुढ़ा व्यक्ति है, उसने भी कोई कपड़े नहीं पहने हैं और वह उसको छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहा है। और वह लड़की विरोध कर रही है, मगर वह व्यक्ति नहीं मान रहा है। अब कुछ देर बीती ही थी, वह व्यक्ति कपड़ा पहनता है और चला जाता है। और तभी बारी बारी से 1 से 1.5 घंटे में 15 लोग उस लड़की के साथ आते हैं, संबंध बनाते हैं। वह लड़की विरोध कर रही थी तो वह लोग उसको नहीं मान रहे थे और अपनी ज़बरदस्ती कर रहे थे। अब कुछ घंटे बीतने के बाद वह फिर से बेहोश हो जाती है और 1 घंटे बाद उसको फिर होश आता है। तभी वह चिल्लाती है, कहती है मुझे पानी प्यास लगी है, कोई मुझे पानी पिला दे। मगर उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुनता है। और फिर कहती है कि मुझे भूख लगी है बड़ी तेज़ से और मुझे पेट दर्द कर रहा है, कोई खाना ला दे। मगर उस लड़की की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था और उसको दिया जा रहा था मार, और कुछ भी बोलने से पहले उस लड़की को मारा जा रहा था। अब वह लड़की एक व्यक्ति जो वहाँ काम करने वाला होटल का व्यक्ति था उससे कहती है भैया मुझे यहाँ से आज़ाद करा दीजिए, मेरा भाई मुझे ढूंढ रहा होगा और 1 हफ्ते बाद रक्षाबंधन आने वाला है और मैं यहाँ कैसे कैद हो गई। अब यह सब सवाल सुनने के बाद तभी एक भाई अपनी बहन को रक्षाबंधन से पहले 6 दिन कोठे से आज़ाद कराता है। आखिर कैसे और आखिर वह बहन कैसे पहुंचती है, और यह कहानी सभी भाई बहनों को सुननी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करनी चाहिए। आइए हम पूरी कहानी को विस्तार से बताते हैं और आप लोग हमारे साथ 10 मिनट का समय ज़रूर दें। और आप लोगों को बहुत अच्छी लगी कहानी और उस भाई को भी आप सलाम ज़रूर करेंगे। आप सभी दर्शकों को नमस्कार और रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ मैं फिर से कह रहा हूँ। और मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुशहाल होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं भी आप तक तुरंत पहुँचती रहें। यह कहानी चालू होती है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसी के अंतर्गत एक थाना है जिसका नाम है कमला मार्केट थाना, और उसी के अंतर्गत एक इलाका है जिसका नाम है जीबी रोड, और कोठा नंबर 38। और एक जो व्यक्ति वहाँ पर रहता था करोल बाग में, और वह उसी कोठे से निकलता है। वह तारीख थी 2 अगस्त 2019। और तभी उसके मन में ख्याल आता है कि जो लड़की कोठे पे मिली और जिसने मुझे नंबर दिया, क्यों ना उस नंबर पे कॉल करके उस लड़की की जो समस्या का समाधान उस व्यक्ति से बताया जाए जिसने उसने बोला है। तभी वह व्यक्ति अपने घर पहुंचने वाला ही था, तभी मोबाइल से अपना फ़ोन निकालता है, जेब से फ़ोन निकालता है और वह नंबर डायल करता है और कहता है क्या आप भैया सरिता के भाई बोल रहे हैं। वह लड़का कहता है हाँ जी हाँ। आप कौन बोल रहे हैं। तो वह कहता है मेरा नाम मत पूछिए और जितनी बात मैं कह रहा हूँ वह ध्यान से बिल्कुल सुनिए। तभी वह युवक कहता है कि तुम्हारी बहन सरिता जो कि दिल्ली के जीबी रोड कोठे नंबर 38 में कैद है और जाकर वहाँ से अपनी बहन को आज़ाद करा लीजिए। तभी वह भाई कहता है कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है। तो वह व्यक्ति कहता है आप मुझसे संपर्क मत साधिएगा और किसी और की सहायता ले लीजिएगा। इसके बाद वह व्यक्ति फ़ोन काट देता है और जैसे ही उस भाई को पता लगता है उसकी बहन जिंदा है और एक कोठे पर वह है, वह दौड़कर अपने माता पिता को यह बात बताता है कि दीदी जो कि दिल्ली में कोठे में कैद हैं और एक व्यक्ति का फ़ोन आया था और मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर जाना चाहिए, अपनी बहन को बचाना चाहिए। अब माता पिता भी परेशान और हैरान थे। तभी बेटे से कहते हैं कि बेटा पुलिस को यहाँ फ़ोन कर दो और बता दो
तो वह तुम्हारी बहन को छुटा लेंगे। तो भाई ने कहा अगर हम लोग ऐसी गलती करेंगे तो बहन भी यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि वह लोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल होते हैं और उनकी पुलिस थानों में अच्छी पकड़ होती है। तभी भाई ने कहा मुझे जाने दीजिए, मैं सूझबूझकर कोई ऐसा कदम उठाऊँगा जिससे बहन मेरे पास होगी और मेरे घर में होगी, और मुझे आज्ञा दीजिए। अब भाई जो कि कोलकाता में रहता था रुख करता है दिल्ली की ओर और दिल्ली पहुंचता है। उसके लिए वह शहर भी अनजान था, नया था। तभी वह दोबारा उस व्यक्ति को फ़ोन करता है जिस व्यक्ति ने उसकी बहन की सूचना दी थी, और जैसे कहता है भैया एक बार मेरी बात सुन लीजिए और फ़ोन मत काटिएगा, मुझे ये बता दीजिए कि मुझे अब करना क्या चाहिए। तभी वह व्यक्ति कहता है आओ तुम मुझसे पहले मेरे घर पर मुलाकात कर लो, मगर यह चीज़ किसी से मत बताना, क्योंकि वह लोग बहुत शक्तिशाली हैं, मेरे साथ भी कुछ अनहोनी कर सकते हैं और मैं फिर क्या करूँगा। तभी वह लड़का उस व्यक्ति से मिलता है और पूछता है कि वहाँ जगह कहाँ पर है और मैं कैसे जाऊँ। वह सब बताता है और कहता है वह व्यक्ति अगर तुम अपनी बहन के लिए कोई भी कदम उठाना सोच समझ के उठाना, क्योंकि दोनों की जान का खतरा भी हो सकता है, तुम्हारी बहन का और तुम्हारा भी। वह भाई अब उस घर के व्यक्ति से निकलता है और पहुंचता है जीबी रोड कोठा नंबर 38 में, और जैसे ही उस कोठे में दाखिल हो रहा था तभी एक व्यक्ति जो वहां दलाल खड़ा था कहता है भाई साहब कहाँ जा रहे हैं। तभी वह युवक कहता है कि मुझे भी समय कुछ बिताना है और मुझे पता है यहाँ पैसे देकर समय बिताया जा सकता है और मेरा मन भी कर रहा है। तभी वह उस व्यक्ति को लेकर एक मैनेजर जो कि कोठा की मैनेजर थी उसके पास जाता है, कहता है ये नया ग्राहक आया है, इसको लड़की चाहिए। तभी मैनेजर कहती है सारी लाइन से लड़कियां एक एक करके दिखाओ, जो पसंद है उसके साथ वह चला जाए, अपना समय बिता दे और जो पैसा फिक्स होगा वो इससे ले लिया जाएगा। अब वह व्यक्ति देखता है अपनी बहन की तलाश करता है, मगर उसकी बहन कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी और 10 से 15 लड़कियाँ दिखाई जा चुकी थी। तभी वह कहता है कि और कोई लड़की हो दिखाओ, मुझे इनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं है। तभी मैनेजर बोलती है कि नई लड़की जो सरिता आई है उसको बुलाओ, देखे शायद इसको कहो पसंद आ जाए। और तभी एक व्यक्ति बोलता है वह तो अपने नए ग्राहक के साथ व्यस्त है, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि वह ज़्यादा खूबसूरत है। अगर उस लड़की के साथ तुमको समय बिताना है तो उसके लिए तुमको इंतज़ार करना पड़ेगा और उसका चार्ज भी डबल है। तभी वह लड़का कहता है कि सामान अगर अच्छी होगी, चीज़ अच्छी होगी तो मैं पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आपको दूंगा, उसकी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब आधा घंटा हो चुका था, वह भाई बैठा था अपनी बहन के इंतज़ार में। जैसे ही दरवाज़ा एक खुलता है, एक व्यक्ति पहले शर्ट पहनते हुए बाहर निकलता है और उसकी बहन भी पीछे से आती है, और जैसे ही वह अपने भाई को देखती है मानो उसके मुंह से आवाज़ निकलने वाली थी। तभी भाई कहता है कि मुझे यह ही लड़की पसंद है, मुझे इसी के साथ जाना है। तभी जो कोठे की मैनेजर थी वह कहती पैसा जमा कर दो और तुम फिर जा सकते हो। अब जो सरिता थी वह कमरे में आगे आगे चलती है और जो उसका भाई था वह पीछे से जाता है, और जैसे सिटकनी बंद की जाती है वैसे ही उसकी बहन अपने भाई को लपेटकर रोने लगती है, और जैसे ही तेज़ आवाज़ से रोने की जा रही थी तभी भाई मुंह पर हाथ रखता है और उसका मुंह पकड़ लेता है। कहता है जो भी बोलना धीरे बोलना, किसी को यह बात पता ना लगे और ऐसा लगे कि मैं एक यहाँ ग्राहक बनकर आया हूँ, और भाई का अगर किसी को पता लग गया तो यह हम लोग के साथ कुछ भी और कैसे भी कर सकते हैं। तभी उस भाई ने पूछा कि सरिता तुम तो अच्छी जॉब करने के लिए यहाँ आई थी और यहाँ कैसे पहुँच गए। तभी उसकी बहन ने बताई जो कहानी, जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान और जो दोस्ती के नाम से कलंक साबित हुई। तभी सरिता कहती है कि मैं कोलकाता में भैया जॉब मल्टीनेशनल कंपनी में करती थी, जैसा कि आपको पता था, और जो मेरी जो सबसे अच्छी मित्र जिसका नाम ज्योत्सना, जिसके साथ मैं कभी लंच भी करती थी, अगर वो नहीं लेके आती थी मैं लाती थी, और इसी तरह हम लोग की अच्छी खासी दोस्ती चल रही थी। तभी एक दिन ज्योत्सना ने मुझसे कहा कि बहन मुझे एक अच्छी नौकरी का ऑफ़र मिला है जो कि दिल्ली में है और उसकी अच्छी सैलरी 80 से 90 हज़ार रुपये है, और मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, भेज नहीं रहे हैं, और मेरा बहुत मन है। तभी मेरे मुंह से निकला क्यों ना, मैं क्या वो नौकरी नहीं कर सकती, मुझे नहीं मिल सकती है। तो उसने ज्योत्सना ने कहा क्यों नहीं, अगर तुम्हारे परिवार वाले तुमको दिल्ली में भेजना चाहें, तुम अच्छा पैसा कमा सकती हो और कुछ साल में तुम्हारा अच्छा प्रमोशन हो जाएगा, तुम मैनेजर तक भी वहाँ बन सकती हो, और मुझे लगा कि मेरा भविष्य अच्छा हो जाएगा, जिसके कारण से मेरी घर की दुर्दशा भी अच्छी हो सकती है और जो गरीबी है वह भी दूर हो सकती है। तभी मैंने फ़ैसला लिया क्यों ना मैं अब यहाँ कंपनी में रिज़ाइन कर दूँ मल्टीनेशनल में, और दिल्ली में जाकर अच्छी जॉब प्राप्त करूँ, और इसके बाद मैं अपनी पूरी फैमिली भी सेटल वहीं दिल्ली कर लूँ। तभी ज्योत्सना कहती है तुम्हारे को एक आदमी मिलेगा जिसका नाम होगा असलम,
असलम तुमको मिलेगा कोलकाता में, वह तुमको दिल्ली में उस कंपनी के पास लेकर जाएगा और तुम्हारा इंटरव्यू करवाएगा, जिसके बाद तुमको नौकरी मिल जाएगी। अब वो तारीख आ चुकी थी, जो तारीख थी 8 जून 2019। वह लड़की अपने भाई और माता पिता से कहती है मैं दिल्ली जा रही हूँ नौकरी करने के लिए, और जब मैं वहाँ सेटल हो जाऊँगी तो मैं आपको फ़ोन करूँगी। अब 8 तारीख को लड़की गई थी इंटरव्यू देने के लिए, और इंटरव्यू देने के बाद वह बेहोश हो जाती है। उसके बाद पता चलता है वह कोठे में पहुँच गई, और उसके साथ बारी बारी से लोग रेप करते जा रहे थे, संबंध बना रहे थे, जिसका वह विरोध कर रही थी, और कहीं ना कहीं उसकी कोई समस्या का समाधान सुन नहीं रहा था। और जब वह खाने पीने के लिए मांग रही थी, सब उसको मार रहे थे। अब कहीं ना कहीं उसको लग चुका था वह एक बहुत ही बुरे चंगुल में फंस चुकी है। अब वह जाए तो किसके पास जाए, और अगर वहाँ की लड़कियों से वह अपनी शिकायत कर रही थी, बता रहे थे, उन लोगों ने भी यही कहा था कि अब तुम यहाँ आ गई हो तो इन लोगों की मर्ज़ी के अलावा तुम कहीं भी नहीं जा सकती हो। और उस लड़की के ऊपर उन्होंने इतना पहरा लगा दिया था कि वह कमरे के बाहर कहीं निकल भी नहीं सकती थी। उसको पता था कि यह नई लड़की है, भाग सकती है, पुलिस के पास जा सकती है, तो उस लड़की के ऊपर कड़ा पहरा था। अब वह लड़की कहती है कि वहाँ पर एक व्यक्ति आता है उसके पास, और उससे वह ज़्यादा घुल मिल गई थी, बातचीत करने लगी थी। 3 से 4 दिन बीत चुके थे, वह आता था। तभी उसने कहा कि मैं कोलकाता से भैया हूँ, मुझे यहाँ पर किसी ने यहाँ अपने झांसे में फंसाकर इस कोठे में मुझे भेज दिया है, और मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। वह युवक फिर मेरी बातों में आया और फिर आपको फ़ोन मिलाया। तभी वह कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, देखो जल्द से जल्द कुछ करूँगा। अब वह व्यक्ति बाहर जाता है और वहाँ आसपास पता करता है कि यहाँ अपनी बहन को कैसे आज़ाद कराएं। दूसरे दिन वह कोठे में फिर पहुँचता है और कहता है मुझे रानी से मुलाकात करता है, और रानी से अपनी बहन से पूछता है यहाँ तुमको छुड़ाने के लिए मैं किसके पास जाऊँ जो कि मेरी सुनवाई सुनी जाए। अगर मैं यहाँ पुलिस थाने में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ के पुलिस मिले हुए हैं, उससे पहले ही यहाँ पर इन लोगों को बता देंगे, और जिसके कारण तुम्हारी जान खतरा भी हो सकता है। तभी सविता ने कहा कि तुम्हें अगर जाना है तो जो यहाँ की महिला आयोग हैं, जिनका नाम है स्वाति मालीवाल, जो कि अध्यक्ष हैं, इनके पास जाओगे तो कहीं ना कहीं कुछ तुमको उपाय मिलेगा। अब जो वह भाई था पहुँचता है, जो मालीवाल का ऑफिस था, वहाँ पर एक किरण नेगी महिला मिलती है जो कि वहाँ सदस्य थी। उसको अपनी बहन के बारे में पूरी विशेषताएँ बताता है कि मेरी बहन कैसे घर से निकली थी और काम के बहाने उसको कोठे पर रखा गया है, और उसके साथ जिस्म फरोशी का धंधा कराया जा रहा है। जिसको सुनने के बाद वह किरण नेगी, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह जो स्वाति मालीवाल अध्यक्ष थी उनसे पूरी बात बताती है, जिसको सुनने के बाद स्वाति मालीवाल की भी काफ़ी गुस्सा था। जो वहाँ के डीसीपी थे उनको फ़ोन मिलाती हैं और कहती है कि एक बहन जो कि दिल्ली के कोठा नंबर 38 में कैद है, जो कि जीबी रोड में है, आपको दलबल के साथ पहुंचना है और वहां पे उस बहन को आज़ाद कराना है। तभी एक दिन और तारीख डिसाइड करते हैं। वह तारीख थी 9 अगस्त 2019, और स्वाति मालीवाल हो और या किरण नेगी हो जो वहाँ के डीएसपी हो, और तमाम थानों की पुलिस उस बताए हुए कोठे नंबर पर रेड करने का प्लान बनाते हैं, और उस भाई को कहते हैं कि तुमको अपनी बहन के साथ उसी कोठे में ग्राहक बन के रहना है, और जैसे ही वहाँ से तुम फ़ोन करना, पूरी फोर्स दबिश डाल के तुम्हारी बहन और तुमको आज़ाद कराएंगे। अब वह भाई 9 अगस्त की सुबह फिर से कोठे में जाता है, अपनी बहन के साथ कमरे में बीतता है, वहीं से फ़ोन मिलाता है स्वाति मालीवाल को। वह डीएसपी को फ़ोन करती हैं और पूरा खुद ही अपने साथ पूरे ऑपरेशन को लीड कर रही थी, और तभी वहाँ पर उस बहन को और उस भाई को आज़ाद कराया जाता है। तमाम लड़कियाँ वहाँ पर थी जो कई राज्यों से लाई गई थी और जिनको जिस फरोशी का धंधा कराया जा रहा था। अब वहाँ पर एक जो महिला जो कोठा मैनेजर थी उसको भी पकड़ा जाता है, और उसी थाने कमला थाने में फिर उस कोठा संचालक के नाम से एफआईआर दर्ज कराई जाती है। जो वहाँ के दलाल थे उनको भी नाम दर्ज कराया जाता है, जिनको जेल भेज दिया जाता है। जब यह खबर पूरे सोशल मीडिया पर फैलती है कि एक भाई जो कि ग्राहक बनकर अपनी बहन को बचाने के लिए कोठे में पहुंचा, और उसने एक ऐसे सूझबूझ से अपने बहन को आज़ाद कराया, जिसको सुनने के बाद हर कोई उस भाई को सलाम कर रहा था। और रक्षाबंधन भी 6 दिन बाद था, और फिर उस 6 दिन बाद उस भाई ने बहन ने अपने भाई के हाथ में कलावा बांधा, और फिर उस भाई ने अपनी बहन को वचन दिया कि उसकी जान पे खेल के भी रक्षा करेगा, और जैसा कि उसने किया। और मैं जाते जाते आपसे फिर से कह रहा हूँ, रक्षाबंधन की आपको ढेर सारी बधाइयाँ, और आप इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से हमें जवाब दे सकते हैं कि आखिर उस भाई की तारीफ़ कैसे की जाए। हम मिलते हैं नई कहानी में। जय हिंद, जय भारत।